आप हरियाणा में किसी सड़क पर निकलेंगे, आपको 1 किलोमीटर के अंदर 50-100 गड्ढे नहीं दिखें तो समझ लेना उस सड़क पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा और वो गडकरी के महकमे की सड़क है। और जिस सड़क पर आपको 1 किलोमीटर में ही 50-100 गड्ढे दिखें तो समझ लेना वो हरियाणा की PWD की सड़क है, जिसके मंत्री दुष्यंत चौटाला थे। 4.5 साल तक उनके अंडर वो सड़कें थी। अब उन गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी नायब सैनी ने बनवारी लाल को दी है, जिनके पास पब्लिक हेल्थ का महकमा भी रहेगा। अब देखते हैं कि वो दुष्यंत चौटाला के छोड़े गए गड्ढों को कितने दिनों में भर पाते हैं नहीं भर पाते हैं। इसी तरह से देवेंद्र बबली के साथ सरपंचों का खूब पंगा रहा और लंबे समय तक सरपंचों का आंदोलन जारी रहा। आज भी सरपंचों की डिमांड पूरी नहीं हुई है और उन्होंने बीते दिनों करनाल में खट्टर के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है कि हम इस बार खट्टर को देख के रहेंगे। पूरे सरपंच एकजुट हुए थे। तो अब सरपंचों से निपटेंगे महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा सरपंचों से कैसे निपटे हैं? पूरे हरियाणा में 6228 के लगभग सरपंच हैं और ई टेंडरिंग को लेकर और जो पंचायतों के अधीन कार्य हैं उसकी जो राशि है उसको बढ़ाने को लेकर सरपंचों का लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। टोटल सरपंचों की ताकत कितनी है पंचायतों की, गांव की, सरकार की, वो थोड़ा बता देता हूं। 71,741 कुल पद हैं जो पंचायत से रिलेटेड हैं। इनमें 6,228 सरपंच हैं, 62,022 पंच हैं, 30,380 ब्लॉक समिति के सदस्य हैं और 411 जिला परिषद के मेंबर हैं। ये सरपंचों की ताकत है। अपने आसपास के बहुत बड़ी संख्या में वोटों को सरपंच प्रभावित करते हैं। महिपाल ढांडा से इनका पाला पड़ेगा। महिपाल ढांडा कैसे मनाते हैं, सरकार के हक में इनको ले पाते हैं नहीं ला पाते, ये देखने की बात रहेगी। गाँव का विकास, ग्राम विकास भी अब महिपाल ढांडा के हवाले कर दिया गया है। हरियाणा में जब हुड्डा सरकार थी, चौटाला सरकार थी, उस समय खेल और खिलाड़ियों का खूब दबदबा रहता था और हरियाणा के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पदक जीत कर लाए और उन खिलाड़ियों को DSP बनाया गया। लेकिन खट्टर अपने 10 साल के कार्यकाल में किसी एक खिलाड़ी को DSP नहीं बना सके। और तो और हरियाणा में जो खेलों का ग्राफ था, पदों का जो जीतना ग्राफ था, वो लगातार डाउन होता गया। स्टेडियमों की हालत सबसे वाकिफ है, हरियाणा के स्टेडियम बहुत बुरी हालत में। और एक तरह से कहें कि जो खेल जिस गति से हरियाणा के ऊपर बढ़ रहे थे वो डाउन हो गए हैं। अब वो खेलों का जिम्मा दिया गया है संजय सिंह को। संजय सिंह सोहना से विधायक हैं, राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिताजी भी 1996 में विधायक रह चुके हैं। संजय सिंह हरियाणा में खेलों को कैसे उभारते हैं, क्योंकि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो आंदोलन किया था, हालांकि वो जो खेल समिति थी, खेल आयोजक थे, उनके खिलाफ था, सेंटर का रिलेटेड मामला था। लेकिन हरियाणा में भी खेलों की दुर्दशा बहुत बुरी हो चुकी है, हालात अच्छे नहीं हैं। तो संजय सिंह के ऊपर जिम्मा रहेगा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है। सरकारी अस्पतालों का जिम्मा है कि बीमार लोगों को ठीक करे, लेकिन सरकारी अस्पताल खुद ही बीमार पड़े हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। विधानसभा में किस तरह से दादा गौतम ने और दूसरे विधायकों ने आवाज़ उठाई थी कि डॉक्टर ही नहीं हैं, मरीज परेशान हैं और अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जेब कटानी पड़ रही है। तो इन अस्पतालों की सेहत सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर कमल गुप्ता को। वो खुद MBBS हैं, MS हैं, किस तरह से अस्पतालों का वो इलाज करते हैं अब उनके ऊपर दारोमदार रहेगा। और उनके अलावा आयुष का महकमा भी उन्हीं के पास है। तो इसके अलावा अब बात करते हैं हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है। हरियाणा पे जो कर्ज है लगातार बढ़ता जा रहा है और आज के समय में 4,51,368 करोड़ रुपए का हरियाणा पर कर्ज है। पिछले दिनों जब बजट पेश हुआ तो भूपेंद्र हुड्डा ने ये आंकड़ा उठाते हुए खट्टर सरकार को बुरी तरह से घेरा था और हरियाणा की आर्थिक स्थिति का जिम्मा इस बार JP दलाल को सौंपा गया है, किस तरह से वो हरियाणा की आर्थिक स्थिति को उभारते हैं। उसके बाद बात करें शिक्षा की। पिछली बार जो शिक्षा मंत्री थे कमलपाल गुर्जर थे, कम पढ़े लिखे थे और ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट नहीं थी, तो उसके ऊपर ही बड़े सवाल उठाए थे। केजरीवाल हरियाणा में आकर कह रहे थे कि एक आदमी खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शिक्षा को कैसे सुधार सकता है, वो अधिकारियों से, शिक्षकों से कैसे बातचीत कर सकता है, क्या उसके पास विजन रहेगा जब वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। तो इस बार जो शिक्षा का महकमा सौंपा है सीमा त्रिखा को, BA LLB हैं, पढ़ी लिखी हैं और वो देखते हैं कि शिक्षा को किस तरह से ऊपर उठाती हैं, शिक्षा का दायरा। पिछले 10 साल में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं
और किस तरह से सरकारी स्कूल उभारते हैं, जो खाली पड़े पद हैं वो किस तरह से भर पाते हैं। और हरियाणा सरकार की जो पिछली नीति रही है वो इस तरह की है कि जो सरकारी जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट हो। प्राइवेट स्कूलों में सरकार उनको भत्ता भी देगी, फीस भी भरेगी। तो यानी कि सरकार का ही एक योजना है कि सरकारी स्कूलों से बच्चे प्राइवेट की तरह शिफ्ट हो जाएं। और अब सीमा तिरखा किस तरह की योजना लेकर आती है, सरकारी स्कूलों का कितना भला कर पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद एक बड़ा मतलब क्रांतिकारी महकमा है हरियाणा रोडवेज का। सबसे बड़ी सेवा देता है, लाखों लोगों को दिन रात एक दूसरे ज़िले में और उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। और रोडवेज के कर्मचारियों का सबसे बड़ा आंदोलन इस बात को लेकर रहता है कि उनकी मांगे जो होती है कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, जो लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो बसें दी जा रही हैं, निजी बसें चलाई जा रही हैं, उनको कम किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार लंबे समय से, चाहे कोई सरकार रही हो, वो झुकने को तैयार नहीं थी और खट्टर सरकार में खूब निजी जो परमिट है वो बांटे गए। तो असीम गोयल किस तरह से इन रोडवेज वालों से अपना मतलब बर्ताव करते हैं, किस तरह व्यवहार रहता है, कैसे उनको मना पाएंगे, उनके कार्यकाल में देखते हैं कोई हड़ताल होगी या नहीं होगी। और रोडवेज का ढर्रा, उनका ढांचा किस तरह से सुधार पाते हैं, क्योंकि आज भी हमारे गांव शहर के लाखों लोग रोडवेज बसों के जरिए ही सफर करते हैं। और हरियाणा के रोडवेज सेवा का एक समय पूरे देश में एक रुका होता था। नंबर 1 हरियाणा की रोडवेज सेवा होती थी। और उसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्करों का जो धरना आंदोलन चलता रहता है, महिला एवं बाल विकास विभाग भी असीम गोयल के पास रहेगा। उसके बाद बात आती है शहर की सरकार। शहरों की जो सरकार है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, ये भी एक बहुत बड़ा महकमा है, क्योंकि पूरे शहर की सरकार को जो बजट होता है वो इसी डिपार्टमेंट के जरिए होता है। तो सुभाष सुधा को ये महकमा सौंपा है। सुभाष सुधा को बारीकी से इस महकमे की जानकारी है, क्योंकि वो खुद थानेसर से पार्षद रहे हैं, नगर परिषद के वो चेयरमैन रहे हैं, उनकी पत्नी भी चेयरमैन हैं, तो चेयरमैन रही हैं। तो अब देखते हैं कि वो बारीकी से इस महकमे की हर चीज़ को जानते हैं, किस तरह से ऊपर हेडक्वार्टर से फाइलें पास होती हैं, किस तरह से नीचे काम होते हैं, वो स्थानीय निकाय महकमों को किस तरह से चलाते हैं, अब ये देखने वाली बात रहेगी। हरियाणा के खेतों में सिंचाई का पानी पूरा पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी अभय सिंह यादव को सौंपी गई है। और अभय सिंह यादव दक्षिण हरियाणा में एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का बन चुके हैं। रिटायर्ड IAS है। वो अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मनाकर ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई, नहरों को पक्का करवा कि पानी उनके समय में दक्षिण हरियाणा पहुंचा, उनके प्रयासों से। अब उन्हीं को सिंचाई और जल संसाधन का महकमा दे दिया गया है। अब वो दक्षिण हरियाणा की प्यासी सूखी जमीन को तो पानी पहुंचाना है, पूरे हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें सिंचाई का पानी पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी भी अभय सिंह यादव के पास रहेगी। बिजली भी बहुत बड़ा महकमा है। गर्मियों के समय में आंदोलन होते रहते हैं, बिजली कट लगते रहते हैं, पूरी रात गाँव में बिजली नहीं आते। तो बिजली का महकमा दोबारा फिर रणजीत सिंह चौटाला के पास ही रहा है, साथ में जेल, उनका महकमा नहीं बदला गया है। तो बिजली को और कितना अच्छी तरह से सुधार पाते हैं अपने नए कार्यकाल में, देखने की बात है। मूलचंद शर्मा के पास परिवहन महकमा था, उनका महकमा बदल दिया गया है, उनको दिया है उद्योग महकमा। और अब देखते हैं कि हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ है, उद्योग यहाँ से चले गए हैं, किस तरह से उद्योगों के अनुकूल वो नीतियाँ बनवा पाते हैं, नहीं बनवा पाते हैं, तो ये देखने वाली बात रहेगी। और उसके साथ उनको खाद्य और आपूर्ति विभाग भी दिया गया है। कंवरपाल गुर्जर जो पहले शिक्षा मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको अब बड़े महकमे दिए हैं। कृषि का बहुत बड़ा महकमा उनके पास दे दिया गया है और साथ में पशुपालन डेयरी के मंत्री भी वो रहेंगे। 6 मंत्रालय कुल उनको दिए गए हैं। और नायब सैनिक की कैबिनेट में नंबर 2 रैंक का उनका मंत्रालय रहेगा। तो देखते हैं कि किसानों की समस्याओं को कैसे वो दूर कर पाते हैं, किसानों को जो फसलों का मुआवजा उनको दिला पाते हैं, किसानों की फसलों का उचित रेट कैसे दिला पाते हैं, सारी फसलों की मंडी में जो MSP को लेकर किसानों का आंदोलन है। किसान बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा खपा हैं, तो किसानों को लेकर उनकी क्या नीतियां रहेंगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। सामाजिक न्याय, SC ST पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित योजनाओं की जो महकमा है वो बिशंबर वाल्मीकि को दिया गया है। और वो देखना होगा कि वो इस समाज से रिलेटेड जो किस तरह की नीतियां हैं वो लेकर आते हैं।
और ये महकमा भी बहुत एक संवेदनशील महकमा है, क्योंकि कई सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शादी में कन्यादान देने से लेकर उनको वजीफे से लेकर तो बड़ी योजनाएं इस महकमे में रहती हैं। तो विशंबर वाल्मीकि के पास ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और हरियाणा में कई महकमों को मलाईदार महकमों की संज्ञा भी दी गई है, जिनमें एक PWD महकमा है जो पहले दुष्यंत चौटाला के पास था। एक्साइज का महकमा है, बड़ा मलाईदार महकमा उसको कहा जाता है। तो इस बार जो PWD है वो तो बनवारी लाल को दे दिया गया है, लेकिन एक्साइज का महकमा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास ही रखा है। और उसके अलावा गृह मंत्रालय जो पिछली बार अनिल विज के पास था वो भी अपने पास रखा है, CID का महकमा भी अपने पास रखा है, और राजस्व आपदा प्रबंधन का महकमा भी नायब सैनी ने इस बार किसी को नहीं दिया, जो पहले दुष्यंत चौटाला के पास था वो भी अपने पास रख लिया। उसके अलावा सूचना जनसंपर्क, खान भू विज्ञान, युवा सशक्तिकरण, विदेशी सहयोग, सामान्य प्रशासन, यानी कि कुल 13 महकमे नायब सैनी ने अपने पास रखे हैं। और इनमें कई बड़े महकमे हम कहें, रेवेन्यू का, आबकारी का, गृह मंत्रालय का, CID का, सामान्य प्रशासन, ये जो बड़े महकमे हैं ये इस बार किसी को नहीं दिए हैं। तो ये इस तरह से बंटवारा किया गया है, हर एक मंत्री को महकमे बांट दिए हैं। हर एक मुख्यमंत्री के पास एक बड़ी चुनौती होती है विभागों का बंटवारा करना, क्योंकि विभागों का बंटवारा करते समय ऐसे लोग ढूंढे जाते हैं जो उस फील्ड के हों। जैसे कोई डॉक्टर हो तो उसको हेल्थ दे दिया जाता है, और कोई अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाता है। गडकरी को जैसे महाराष्ट्र में PWD मंत्री रह चुके थे वो, और सड़कें बनाने का उनका अच्छा अनुभव था, वहाँ पर उन्होंने कई अच्छे काम करवाए थे, कई पुल बड़े कम समय सीमा बनवाए थे। तो मोदी ने उनको वहाँ सेंटर में वही सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय दे दिया। तो इसी तरह से हर एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब विभागों का बंटवारा करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मंत्रियों का चयन करना। तो हरियाणा में जिस तरह से JP दलाल को वित्त विभाग दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत बड़ा महकमा इसको कहें कि सारे बजट वहीं से पास होने हैं, सारी फाइलें बजट की वहीं से पास होनी है। तो JP दलाल किस तरह से उस महकमा को संभाल पाते हैं। कैप्टन अभिमन्यु के पास पहले वो महकमा रहा खट्टर के पहले कार्यकाल में, दूसरी बार खट्टर ने अपने पास रखा, इस बार JP दलाल को महकमा दिया है। परिवहन महकमा जो पहले पिछली बार आपका मूलचंद शर्मा के पास था उसको असीम गोयल को दे दिया गया है। बनवारी लाल को बड़ा महकमा दिया है पब्लिक हेल्थ के साथ उनको, जो दुष्यंत चौटाला के पास सड़कों का महकमा था। जो PWD मलाईदार महकमा जिसे कहते हैं, वो किस तरह से दुष्यंत के छोड़े गड्ढों को भरते हैं वो देखना होगा, बनवारी लाल को दिया है। खेल विभाग यूथ से रिलेटेड विभाग है, क्योंकि युवा ही हर एक सरकार की एक बड़ी ताकत होता है, और मोदी युवाओं को अपने साथ लेकर ही, जिस तरह से प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, युवाओं को बड़ी संख्या में अपने साथ जोड़ा था। तो खेल महकमा यूथ को किस तरह से अपने पास वो जोड़ते हैं, खेल की कैसी अच्छी नीतियां लेकर आते हैं। तो हरियाणा तो खेलों का भंडार है, खेलों की खान है, पदकों की खान, चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो हरियाणा के खिलाड़ी उसमें मेडल जरूर लेकर आता है। तो संजय सिंह किस तरह से हरियाणा के खेलों की दशा बोलते हैं स्टेडियमों की, वो देखने की बात रहेगी। तो कुल मिलाकर इस बार जो महकमों का चयन किया गया है काफ़ी लेट किया गया है। हालांकि शपथ के अगले एक दो दिन बाद महकमे बांट दिए जाते हैं। बहुत मशक्कत करके बाद नायब सैनी ने महकमों बांटे हैं, और कम समय है उनके पास, कम समय में ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी है, एंटी इनकमेंसी का फैक्टर कम करना है। ये तो तय है कि अगले आचार संहिता हटते ही बड़े जोर जबरदस्त खूब तेजी से घोषणाएं होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। वो लागू हों या ना हो वो अलग की बात है। चुनाव से पहले हर सरकार बड़ी संख्या में घोषणाएं करती है और फिर एकदम आचार संहिता लग जाती है, लेकिन उन घोषणाओं से एक माहौल उसके पक्ष में बन जाता है। तो सारे मंत्री अपने अपने महकमों की कैसी ऐसी लोकप्रिय घोषणाएं करवाएंगे, कैसी एक उनका एजेंडा तैयार करवाएंगे कि ये घोषणाएं हम लागू कर सकते हैं, जिससे कि हमें अगले विधानसभा चुनाव में मदद मिले। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें और पड़ताल टीवी के साथ बने रहें। हरियाणा की, देश दुनिया की हर एक अपडेट के लिए मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।